तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ एक फैक्ट को शेयर करने वाला हूँ और इस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह से एग्ज़ाम्स को लेकर के फोकस होना चाहिए ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं है लोग। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इस वीडियो को डालते हुए मुझे करीब 1 महीने होने वाले, यानी कि 27वां पार्ट है हमारा, यानी लगभग 1 महीने होने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं यार कि जो फ्रेंड्स पहले, जैसे कि एग्ज़ाम्स नज़दीक आता है तो हमें ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने चाहिए ताकि हम अपने मार्क्स को अच्छा स्कोर कर सकें, यानी एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितने नज़दीक एग्ज़ाम्स आता जा रहा है, टाइम जितना ही कम होता जा रहा है, जो लोग एक्टिव थे पहले अब वो एक्टिव नहीं हो पा रहे। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जिस तरह से हम पहले वीडियो को डाले थे उस तरह से जो लोगों में जोश था, जिस तरह से वो पढ़ना चाहते थे, वो हम लोगों ने सब चीज़ किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि या तो वो पढ़ाई से बोर हो चुके हैं या फिर वो पढ़ना नहीं चाहते, और बाद में कमेंट ये करेंगे कि मेरा प्री नहीं निकला, मेरा मेंस नहीं निकला। अरे भाई, कैसे निकलेगा? आपने जो तरीका मैंने यहाँ पे बताया आपने उसको फॉलो ही नहीं किया। मैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा रहा हूँ इसलिए ताकि आप अपने मार्क्स को अच्छा कर पाएँ, बिल्ड कर पाएँ, अच्छे स्कोरिंग कर पाएँ, लेकिन आप उसको करने के लिए रेडी नहीं है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग हमारे साथ रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, देख लेना वो आपके सामने एक दिन आएंगे और कहेंगे कि हाँ, मैंने भी इसी चैनल से पढ़ा था और मेरा रिजल्ट है। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी लंबी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो फैक्ट था मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये चीज़ की जो 13 फरवरी को मैंने आपको होमवर्क दिया था, यानी मॉर्निंग में आज सुबह में 6 बजे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसी का टेस्ट होगा। साथ ही साथ इसमें 20 से 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी रहेंगे, लूसेंट से ही रहेंगे। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी हमारा चल रहा है, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से हम क्वेश्चंस को करेंगे। और 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स इंक्लूड कर रखा, कल के वीडियो मैंने नहीं इंक्लूड कर पाया था। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि 60 MCQ में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल के क्यूज में जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसका राइट आंसर का। क्वेश्चंस ये था कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से? तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बैरन एवं नारकोंडम। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स पे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत में 2 ज्वालामुखी है। पहला बैरन ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूरब में अवस्थित है। और सेकंड की बात करें तो नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान में पूरब में स्थित है। हम यहाँ पे पॉइंट पढ़ सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैरन ज्वालामुखी जो वो एक सक्रिय या फिर जागृत ज्वालामुखी कह सकते हैं, जबकि नारकोंडम ज्वालामुखी जो एक प्रसूत ज्वालामुखी है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यार आप लोग कोशिश किया करो कि कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ, कम से कम कमेंट करके बताया करो कि कितना आपने स्कोर किया, ताकि मुझे भी तो पता चले कि क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है, आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। आप कुछ भी नहीं करते, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते, तो कमेंट तो आप करते ही नहीं हो। लगता है यार पैसा लग रहा है कमेंट करने की। चलो कोई बात नहीं। देखिए आज की कट ऑफ क्या रखा जा रहा है। जनरल कैटेगरीज के लिए 53 मार्क्स, बीसी के लिए 51, एससी कैटेगरीज 46 मार्क्स और एसटी 48 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज 50 मार्क्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है, बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर पे सेट कर दीजिए। जो लोग ढिलाई करके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे रिजल्ट नहीं आता। सिर्फ और पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं होता जब तक आप फोकस होकर के एग्जाम्स पर डेडिकेट होकर के पढ़ाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें फॉलो कराई जा रही है उसको फॉलो कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस का मेरा प्रैक्टिस कराने का मतलब ये होता है कि सिर्फ वीडियो को देखना नहीं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए खुद से। पहले एक तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और राइट आंसर को टिक करते चलिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां ने किसे मलिका-ए-ज़मानी की उपाधि दी थी? मलिका-ए-ज़मानी की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मुमताज़ महल यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम को। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार यहाँ पे होना चाहिए था, आधार चांदी का रुपया था, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा जो सिक्का था वो संसब कह सकते हैं, सोना का था, बिल्कुल सही। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कोई भी गलत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग करने वाला निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? यानी शेरशाह द्वारा भू राजस्व जो पद्धति अपनाई गई थी राई, इसका उपयोग करने वाला और बादशाह कौन था? और वो बादशाह थे अकबर। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडरमल बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि 1580 में अकबर दहसाल नाम की एक नवीन कर प्रणाली को शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पोलज एक था। देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि 3 भागों में नहीं 4 भागों में विभाजित किया गया था और पोलज इनमें से एक था। बिल्कुल सही है। और पोलज का मतलब क्या होता था, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, नियमित रूप से खेती जो होती थी उस भूमि को कहते थे पोलज। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट गलत है, फर्स्ट सही है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, केवल और केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी। शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन में ए को टिक करेंगे, दारा सिको। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजपूताना ने निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार ना की थी? तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है मेवाड़। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। बिल्कुल सही है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और आपको पता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख 148 से 151 के अंतर्गत किया गया, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, वायरस के द्वारा होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना जो होता है वो वायरस के कारण होता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि इस पादप रोग का कारक जो होता है बनाना वायरस फर्स्ट के कारण होता है, और इस रोग में केले के पौधे बौने हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी वो वीडियो ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी, जो पौधों की कमी से तत्वों की कमी से मैंने पौधों में होने वाले रोगों के बारे में बताया था ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने देखी होगी तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। नहीं देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए मटर में मार्स रोग जो होता है किस कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मैग्नीज की कमी के कारण। मैग्नीज की कमी के कारण ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ रोग है और तत्वों के कमी के कारण, तो बताइए कौन सही तरीके से मैच नहीं करता है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सही तरीके से मैच नहीं करता है। नींबू में डाइबैक रोग तांबा की कमी के कारण, बिल्कुल सही है। धान का खैरा रोग जस्ता के कमी के कारण भी सही है। चुकंदर के हॉट रॉट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था क्या? बोरॉन। ठीक है, चुकंदर में हॉट रॉट जो होता है बोरॉन के कमी कारण। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम, ये बिल्कुल सही है, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? मलेरिया मच्छरों से होता है, किसने ये किसकी खोज की थी? तो सही आंसर होगा रोनाल्ड रस। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, रोनाल्ड रस। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता हूँ, सीवी रमन, आपको पता है कि सीवी रमन के जयंती पर प्रत्येक वर्ष जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मनाया जाता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, और साथ ही साथ इनको नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में कब दिया गया था, ये भी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह के आविष्कारक हैं। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप हमारा ए बी और ओ होता है। ठीक है, तो बताइए कि इस 4 ब्लड ग्रुप जो खोज की गई थी आविष्कारक कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो विलियम हार्वे जो देख रहे हैं, इन्होंने ब्लड कह सकते हैं जो रक्त परिसंचरण होता है इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नस्क प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? नस्क प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलिए हम यहाँ पे एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि शाहजहां ने इस प्रणाली को शुरू किया। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब ने इस प्रणाली को शुरू किया था। सेकेंड पॉइंट है कि शाहजहां ने इस प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर लिया था। जब यहाँ पे शाहजहां गलत है तो यहाँ पे शाहजहां तो होगा नहीं, क्योंकि औरंगजेब ने इसको स्टार्ट किया था। तो इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना ही एक सही है ना ही 2। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा आरंभ की थी? पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस पढ़ते ही धड़ाधड़ आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अकबर ने दीन इलाही वर्ष कब स्टार्ट किया था? इन दीन इलाही धर्म जो स्टार्ट किया था इनके द्वारा, कब स्टार्ट किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है डी, 1582। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि आल्प्स पर्वत सर्वाधिक विस्तार, आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही। और आल्प्स पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट ब्लैक है, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? 5 सागरों के पतन के रूप में किसे जाना जाता है? मॉस्को। ठीक है, मॉस्को ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। मॉस्को रूस की राजधानी है। अच्छा, मॉस्को किस नदी के किनारे बसता है? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन, सॉरी नहीं है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड, ये चारों के चारों हम कह सकते हैं डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। जबकि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और ये हम कह सकते हैं इस नदी के तट पर, डेन्यूब नदी के तट पर नहीं है। आपको पता है कि जर्मनी किस नदी के किनारे बसा है? राइन नदी के किनारे बसा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि यूरोप महाद्वीप विश्व के सभी महाद्वीपों के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? यानी हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में से यूरोप का कौन सा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का जो स्थान हम कह सकते हैं वो 6ठा स्थान है। ठीक है, सबसे छोटा हमारा होता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सेकंड नंबर पे हम अगर बात करें सबसे छोटे में सेकंड नंबर पे, तो 6ठा नंबर पे आता है यूरोप। अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो ध्यान रखिएगा, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, कैग जो होते हैं, वो संघ तथा राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। अच्छा, वर्तमान में कैग कौन है? कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूं, तो बताइएगा। साथ ही साथ ये भी आपको कमेंट करना है कि कौनवें नंबर के कैग हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑलरेडी ऊपर में हम क्वेश्चन देख चुके थे कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? संगमरमर का काल कहा जाता है किस शासक के काल को? शाहजहां। ऑप्शन बी सही होगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोप महासागर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे लंबी नदी उपहार में हम लोगों ने देखा था वोल्गा नदी, लेकिन सबसे बड़ी झील की बात करें तो लैडोगा झील। ऑप्शन बी सही होगा, लैडोगा झील। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो बताइए कि पद का जो सृजन किया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, किसके अंतर्गत? तो आपको पता है कि इनके बारे में उल्लेख आर्टिकल 148 से 151 में है, यानी 148 151 के अंतर्गत है। तो यानी कि संविधान में है, तो संविधान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दादू मियाँ को टिक करेंगे, बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, क्या होगा राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना पांडुरंग, बिल्कुल सही। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही। आदि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के साथ गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रह्म समाज 1828 में इन्होंने स्थापना किया था राजा राम मोहन राय में, इसकी जो फूट पड़ी थी 1866 में पड़ी थी, और उस वक्त आदि ब्रह्म समाज कह सकते हैं कि कौन थे? देखते कितने लोग सही बता पाते हैं, कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट गलत होता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय का संबंध ब्रह्म समाज से है, ब्रह्म समाज से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद का संबंध रामकृष्ण मिशन से। इसके बारे में जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आदि ब्रह्म समाज के साथ कौन जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? ये जो बात कही गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाता है डार्विन, चार्ल्स डार्विन, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। यानी एक तरफ प्राचीन जो सभ्यता थी, जो शहर थी कह सकते हैं हड़प्पा सिंधुकालीन सभ्यता, उसके अंतर्गत कौन किसके नदी के किनारे बसा हुआ था वो आपको मैच करना है। तो आपको पता है कि हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पे था, बिल्कुल सही। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगन घग्गर नदी। यानी 1 2 3 4 बिल्कुल यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार का उदाहरण है? तो हम इसके बारे में कल की वीडियो में डिस्कस किया था। सही आंसर हो जाता है यहाँ पे वलित पर्वत होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, वलित पर्वत का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा, पढ़ सकते हैं कि हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एंडीज, अपलेशियन, एटलस, काकेसस, एल्बुर्ज और यहाँ पे हिंदकुश आदि जो सभी पर्वत है ये वलित पर्वतों के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बताइए कि बद्रीनाथ जो है अवस्थित है, तो बद्रीनाथ कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि गुणसूत्र में होते हैं। गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं बताइए? तो सही आंसर क्या होगा? गुणसूत्र। राइट आंसर हो जाता है डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे होता है अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी केरल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? जल्लीकट्टू जो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है तमिलनाडु, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है कि टर्मिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए किस खिलाड़ी को हम लोग टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा टर्मिनेटर के नाम से हरिवर्धन सिंह को जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पर्वत बताइए कि चोटी कौन सी है? हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है भारत में? कंचनजंगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट वन क्या है कि हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सॉरी हिमाचल प्रदेश होगा, हिमालय प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में दर्रा हम कह सकते हैं कि सिप किला दर्रा, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो सही आंसर यहाँ पे होता है पटियाली, उत्तर प्रदेश के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम की बात करें तो महमूद हसन कह सकते हैं। और इनके गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औली इनके गुरु थे। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि एक क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड पूछ जाता है कि हिंदुस्तान का तोता के नाम से क्या जाना था? ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान के तोता के नाम से इन्हीं को जानता है, अमीर खुसरो को, ठीक है। हिंदुस्तान तोते हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए जो टॉपिक्स मैंने आपको होमवर्क में दे दिए उन टॉपिक्स में कभी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चंस बार बार आपको रिवाइज भी करते रहना है। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन में आपको करा दिया था, वहीं से ये क्वेश्चंस था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? कथकली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना के अनुसरण करके तैयार की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। 1928 के फेल्डमैन योजना के अनुसरण करके तैयार की गई थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो यहाँ पे सही आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का जो कि उस पर ध्यान दिया गया था और
कई सारे भारी उद्योगों की स्थापना भी की गई थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय आधारित था और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, आपको पता है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हम यहाँ पे संबंध कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि WTO जो है पहले इसको किस नाम से जाना जाता था और WTO ये कब बना, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन कि मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान दीजिएगा कि मुक्त व्यापार हम तब कहते हैं जब आयात एवं निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? इतने सारे क्वेश्चंस लगा लो कि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस ऐसा ना लगे कि यार ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ा ही नहीं है। जितना हो सके क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तब देखते हैं कि एग्जाम्स कैसे नहीं निकलता और आप तब कैसे कहते हो कि यार मेरा प्री नहीं निकला, मेंस नहीं निकला। ठीक है, तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चीनी घोटाले से। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं कि करके कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक बिल्कुल सही। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, बिल्कुल सही है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 की पावर 15 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे गलत हो जाता है कि अगर पावर में 15 लगा तो यहाँ पे मीटर होना चाहिए था और अगर पावर में 12 रहेगा तो तब किलोमीटर होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और खगोलीय दूरी की सबसे मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक है, ये बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि गलत था। तो देखिए यहाँ पे लूसेंट से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। वर्ष 2020 में विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ था? तो 50वां सम्मेलन जो हुआ था 2020 में, ये जनवरी में ही हुआ था। विश्व आर्थिक मंच का स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हाल ही में जनवरी में हो गया 21वां, ठीक है, 21वां नहीं, 2021 का 51वां सम्मेलन भी कंप्लीट हुआ, कहाँ पे हुआ? कितने लोग सही आंसर कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन कि एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में बात कर लेते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। प्रधानमंत्री मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री है, ध्यान रखेंगे। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति यानी कि फॉर वी आर यंग एंड फ्री यानी हम युवा एवं स्वतंत्र है को बदल करके फॉर वी आर वन एंड फ्री, हम एक एवं स्वतंत्र। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है कि हम एक एवं स्वतंत्र करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी हाल ही में मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दी गई है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 2020 में देश का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला जा रहा है? मैंने आपको कल 800 प्लस क्वेश्चंस का एक PDF प्रोवाइड कराया था। जितने लोगों ने डाउनलोड किया उन PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने नहीं अभी तक डाउनलोड किया, नहीं डाउनलोड कर पाए, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और मैंने लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर के PDF को डाउनलोड कीजिए करंट अफेयर्स का, जो कि जनवरी से दिसंबर 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 प्लस क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि पहला वेस्ट क्लिनिक जो खोला गया था भोपाल में, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2020 में भारत ने 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया था, क्या है इसका नाम? K4। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस्ट लॉन्च किया? तो हाल ही में डिजीनेस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?
पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया है डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप को। अगला क्वेश्चन, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, लियोन मेडोका। ठीक है, लियोन मेडोका यहाँ पे कह सकते हैं और ये गोवा से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की पहली तैरती हुई पवन चक्की लॉन्च की गई है? तैरती हुई पवन चक्की लॉन्च की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? बताइए कि काला सागर के क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की गई है किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं, दिया गया क्या कि तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की द्वारा 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकाल करके इसका उपयोग प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 60 MCQ कवर किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। जो सीरियसली होकर के पढ़ाई में लगे हुए हैं वो जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। क्विज का क्वेश्चन आपका ये रहा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।